दोस्तों, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार मैं फिर से आ चुका हूँ एक और डरावनी कहानी लेकर। तो फटाफट जो अपने हेडफोन हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि कहानी शुरू हो रही है यहाँ से। दोस्तों, आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आएगा। लेकिन हाँ, प्लीज़ ये 18+ वाले लोग ही सुने और सारे एपिसोड आपको जल्द ही जल्द प्रोवाइड किए जाएंगे। तो प्लीज़ यार, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए ताकि ये सीरीज अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह पहला एपिसोड। मुझे मत मारो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने तुम्हारे पति को नहीं मारा है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। बचाओ बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। रजत की लाश वहीं गिर पड़ी। सामने लाल साड़ी पहने हुए एक औरत खड़ी थी जिसके हाथ में चाकू था और वो रजत के खून से रंगा हुआ था। रजत के और भी दोस्त थे वहाँ पर जो ये सब होते हुए देख रहे थे और सबकी सांसें जैसे कि रुक गई थी। वो औरत उन सबको अजीब तरीके से घूर रही थी। उसकी आंखें लाल थीं। उसने कहा, तुम लोगों ने मेरे पति को मारा है ना, अब मैं तुम सबको तड़पा तड़पा कर मारूंगी। और फिर सारे दोस्तों की हालत ख़राब हो गई थी। वो सब एक साथ घर के बाहर की तरफ भागे, लेकिन इससे पहले कि वो निकल पाते अचानक घर का दरवाज़ा बंद हो गया। दोस्तों, क्या हुआ उसके बाद उन लोगों के साथ? आखिर कौन थी वो औरत और क्या सच में उन लोगों ने उस औरत के पति को मारा? अगर हाँ, तो क्या होगा उनका अंजाम? चलिए जानते हैं आज के इस स्टोरी में। रजत, कबीर, सुजीत, पवन और सत्यम पांचों एक पुराने गांव जाने के लिए निकले थे। उन्हें गांव की एक ज़मीन खरीदनी थी जिसे वहां का ज़मींदार काफ़ी समय से बेचना चाहता था। पांचों दोस्तों को वहां शाम तक पहुंचना था, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब होने की वजह से उन्हें देर हो गई और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग सही पर रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं। तभी सत्यम ने कहा कि शायद वो लोग गलत रास्ते में आ गए हैं, क्योंकि गांव पहुंचने में इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए। लेकिन कबीर का कहना था कि गांव अभी तक आया नहीं है, इसलिए वो बस आगे बढ़ते गए। रात भी काफ़ी हो गई थी तो रास्ते का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतने में ही उन्हें एक गांव नज़र आया और सुजीत ने कहा, लो भाई लोग, आ गया गांव। लेकिन पक्का यही गांव है ना? यहाँ तो कोई बोर्ड भी नज़र नहीं आ रहा। रजत गाड़ी चला रहा था तो उसने कहा, अरे हाँ भाई, यही होगा। गांव का नाम पाताल पानी है। किसी से पूछ लेंगे कि ये वही गांव है या नहीं। आगे का रास्ता काफ़ी सकरा था, इसलिए रजत धीरे धीरे गाड़ी को गांव के अंदर ले जाने लगा। रजत अपने पिता को कॉल करने की कोशिश कर रहा था ताकि उनसे घर का पता पूछ सके, लेकिन कॉल लग ही नहीं पा रहा था। गांव भी पूरा सुनसान पड़ा हुआ था। अब पांचों दोस्तों को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करें। तभी एक घर का दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ी औरत बाहर निकलकर आई। उसने घर के बाहर किनारे पर बचा हुआ खाना फेंका और अंदर जाने ही वाली थी कि तभी रजत ने उसे आवाज़ दी, अरे अम्मा सुनो तो, ये पाताल पानी ही है ना? और फिर उस बूढ़ी औरत ने हाँ कहा।
रजत ने फिर उसी से ज़मींदार के घर के बारे में पूछा और उस औरत ने उन्हें उसका पता बताया। रजत ने उसे शुक्रिया कहा और फिर वो आगे बढ़ गए। कुछ देर आगे जाने के बाद उन्हें एक बड़ा सा मकान नज़र आया और वो उसके सामने रुक गए। पांचों गाड़ी से उतरे और रजत ने दरवाज़ा खटखटाया। करीब 5 मिनट के बाद एक सुंदर और जवान लड़की ने घर का दरवाज़ा खोला और पूछा, जी किससे मिलना है आपको? तो रजत ने कहा कि उन्हें ज़मींदार से कुछ काम है। तो फिर उस लड़की ने कहा कि वो ज़मींदार की पत्नी है आशा। रजत और बाकी सब चौंक गए क्योंकि उसके पिता के बताए अनुसार ज़मींदार करीब 55 या 60 साल का आदमी था। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि ज़मींदार की इतनी जवान पत्नी है। फिर आशा ने उन्हें बैठने को कहा और ख़ुद ज़मींदार को बुलाने चली गई। ज़मींदार बाहर आया और उसने पांचों दोस्तों को देखा। रजत ने बताया कि वो उनकी ज़मीन खरीदने के लिए आया है। तो ज़मींदार ने कहा, अच्छा, मैं कई दिनों से आपका ही इंतज़ार कर रहा था और कल ही आप लोगों को ज़मीन दिखाने ले जाऊंगा। आज रात आप लोग यहीं पर आराम करिए। ज़मींदार ने पांचों दोस्तों को एक बड़ा सा कमरा रुकने के लिए दिया। वो कमरा काफ़ी बड़ा था तो पांचों दोस्त वहां आराम से रह सकते थे। ज़मींदार के जाने के बाद सत्यम ने कहा, यार ज़मींदार की पत्नी कितनी सुंदर है। उसकी बातों से सभी सहमत हुए। उस समय तक रात के करीब 9 बज रहे थे और तभी किसी ने उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने देखा कि सामने आशा खड़ी थी। आशा ने उन्हें खाना खाने के लिए बुलाया। पांचों दोस्त उसके साथ खाना खाने के लिए चले गए। फिर आधे घंटे के बाद वो लोग वापस कमरे में आए और सोने की तैयारी करने लगे। रात के करीब 1 या 1:30 बजे के आसपास फिर सुजीत को कुछ आवाज़ सुनाई दी। वो कुछ अजीब सी ही आवाज़ थी जो समझ में नहीं आ रही थी। सुजीत उठा और फिर कमरे के बाहर गया। वो आवाज़ नीचे वाले कमरे से आ रही थी। वो तुरंत नीचे गया और उस कमरे के अंदर झांकने लगा जहां से आवाज़ आ रही थी। अंदर ज़मींदार आशा के साथ बातचीत कर रहा था। ये देखकर सुजीत भी उत्तेजित होने लगा और उन्हें देखता रहा। लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और सुजीत डर सा गया। सुजीत पीछे मुड़ा तो सामने पवन था। पवन ने पूछा कि वो कमरे में क्या देख रहा है। तो सुजीत ने उसे भी झांकने को कहा और पवन ने अंदर झांका तो वो भी दंग रह गया। दोनों कमरे में देखने लगे, लेकिन इतने में ही पवन ने गलती से दरवाजे की कुंडी खड़का दी और इस वजह से ज़मींदार को लगा कि दरवाजे के बाहर कोई है। पवन और सुजीत डर गए और तुरंत वहां से भागने लगे। ज़मींदार को कदमों की आवाज़ सुनाई दी और वो कमरे के बाहर झांकने लगा, लेकिन तब तक दोनों भाग चुके थे। पवन और सुजीत कमरे में आकर लेट गए, लेकिन रात भर उन्हें नींद नहीं आई। फिर अगले ही दिन वो पांचों ज़मींदार के साथ ज़मीन देखने के लिए चले गए। वो ज़मीन मशान के पास थी और ये देखकर रजत को कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि उसके पिता ने बताया था कि वो ज़मीन अच्छे लोकेशन पर था। लेकिन रजत के हिसाब से वो जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो ज़मींदार ने पूछा, बोलो तुम लोगों को ज़मीन लेनी है या नहीं? लेकिन रजत को कुछ समझ नहीं आया और उसने कहा कि वो अपने पिता से बात करके ही बताएगा। तो ज़मींदार ने कहा ठीक है और फिर वो सब वापस आ गए। उसी दिन शाम को दोस्तों को गांव में घूमने का मन हुआ और वो घूमने के लिए निकल गए।
घूमते घूमते वो पांचों उसी ज़मीन के पास पहुंच गए, लेकिन उन्होंने कुछ अजीब देखा और वो लोग रुक गए, क्योंकि सामने मशान से उसी ज़मींदार की पत्नी आ रही थी। पांचों दोस्त ये सोचने लगे कि ज़मींदार की पत्नी आखिर मशान में करने क्या गई थी। आसपास और कोई भी नहीं था। आशा जब वहाँ से निकल गई तो पांचों दोस्त मशान में गए ये देखने के लिए कि आशा वहाँ पर करने क्या गई थी, लेकिन मशान में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तो वो लोग वापस घर आ गए। रजत लगातार अपने पिता से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनका कॉल नहीं लग ही पा रहा था, इसलिए वो ज़मीन के लिए कुछ फ़ैसला भी नहीं ले पा रहा था। फिर उसी रात पवन और सुजीत ने फिर से कुछ अजीब सी चीज़ देखी। रात को दोनों को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए दोनों बैठकर बातें करने लगे। तभी उन्हें आवाज़ आई, इसलिए दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। तभी उन्हें आवाज़ आई, वो घुंघरू की आवाज़ आ रही थी। वो दोनों ही कमरे के बाहर गए और उन्होंने देखा कि ज़मींदार की पत्नी रात के समय कहीं बाहर जा रही है। उन दोनों को हैरानी हुई और दोनों ही उसके पीछे पीछे जाने लगे। उस समय गांव बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था, एक भी इंसान दिख नहीं रहा था और आशा ऐसे अंधेरे में न जाने कहाँ जा रही थी। और फिर चलते चलते ज़मींदार की पत्नी रुक गई और अचानक पीछे मुड़ी और उसने सुजीत और पवन को देख लिया। दोनों एकदम से वहाँ पर रुक गए और डर से गए। तो ज़मींदार की पत्नी ने कहा, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? तो पवन और सुजीत को कुछ समझ नहीं आया कि वो दोनों क्या बोले। तो पवन ने घबराते हुए कहा, हम तो बस टहलने के लिए ही ऐसे निकले थे, लेकिन आप इतनी रात को कहाँ जा रही हो? तो ज़मींदार की पत्नी ने कहा कि वो भी बस टहलने के लिए निकली थी। उसने कहा कि इतनी रात को अनजान जगह पर घूमना सही नहीं है, इसलिए उन दोनों को वापस जाना चाहिए, उसे शक ना हो। इसलिए पवन और सुजीत उसकी बात मान गए और वहाँ से चले गए। लेकिन उन्होंने देखा कि आधे घंटे के बाद भी आशा लौटकर नहीं आई। उनको उस पर कुछ शक सा होने लगा। वो लोग इस बारे में बात ही कर रहे थे कि तभी घर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो आवाज़ सुनकर दोनों कमरे से बाहर आए और छुपकर मेन दरवाजे की तरफ देखने लगे। उन्होंने देखा कि ज़मींदार ने घर का दरवाज़ा खोला था और उसके सामने आशा खड़ी हुई थी, जिसके हाथ और मुंह खून से रंगे हुए थे। ये देखकर सुजीत और पवन के तो होश ही उड़ गए। ज़मींदार ने आशा को कुछ कहा और फिर वो लोग अपने कमरे में चले गए। पवन और सुजीत आशा का वो रूप देखकर बहुत ही डर गए थे। ऐसा लगा जैसे कि वो किसी का खून पीकर आई हो। लेकिन सबसे अजीब बात उन्हें ये लगी कि ज़मींदार ने उस पर सवाल क्यों नहीं उठाए। दोनों को ये बात पच नहीं रही थी, ये बात हजम नहीं हो रही थी। तो रात तो बीत गई और अगली सुबह नाश्ता करते समय ज़मींदार ने कुछ अजीब तरीके से कहा, देखिए, आप लोगों को ज़मीन लेनी है या नहीं, साफ साफ बताओ भाई, हमारा वक्त बर्बाद मत करो। और फिर रजत को कुछ अजीब सा लगा तो उसने बोला कि उसकी अभी तक उसके पिता से बात नहीं हो पा रही है, पर ज़मींदार को वो ज़मीन बेचने की बड़ी जल्दी पड़ी थी। फिर रजत ने सोचा कि अगर उसके पिता ने ही उसे यहाँ भेजा है तो कुछ बात होगी इस ज़मीन में, तो वो ज़मीन लेने के लिए मान जाता है। तो ज़मींदार ने कहा कि 2 दिन में वो सारे कागज़ी कार्रवाई पूरी करा देगा और ज़मीन के पेपर्स भी उसे दे देगा, जिसके बाद वो लोग अपने घर जा सकते हैं। कबीर, रजत और सत्यम तो मान गए, लेकिन सुजीत और पवन को उन पर कुछ शक सा होने लगा, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही हड़बड़ी कर रहे थे। नाश्ता करने के बाद उन दोनों ने रात वाली बात तीनों दोस्तों को बताई
और वो लोग भी ये सब जानकर दंग रह गए। सुजीत ने बोला कि वो मामले के बारे में पता लगा कर ही जाएगा, लेकिन रजत इससे सहमत नहीं था। उसका मानना था कि ये ज़मींदार और उसकी पत्नी का मामला है और उन्हें इनमें दखल नहीं देना चाहिए। फिर शाम के समय ज़मींदार को किसी काम से दूसरे का गांव जाना था। उसने आशा से कहा कि उसे आने में देर हो जाएगी। ये कहकर वो चला गया और घर में पांचों दोस्त और उसकी पत्नी ही रह गए। ज़मींदार के जाने के बाद उसकी पत्नी अपने कमरे में चली गई और फिर एक भी बार बाहर नहीं निकली। पवन और सुजीत ने एक बार और नोटिस की कि उनके घर में एक भी नौकर चाकर नहीं थे। पांचों दोस्त हाल में ही बैठे हुए थे कि तभी आशा के कमरे से कुछ आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ चूहे जैसी आवाज़ लग रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ एक नहीं बल्कि कई सारे चूहे हैं। फिर अचानक से उसी वक्त एक घंटी सी बदबू आने लगी, जैसे कई सारे चूहे मर गए हों और कई समय से उसकी बॉडी सड़ रही हो। ये सब उन लोगों को काफ़ी अजीब सा लगा, इसलिए रजत और पवन उसके कमरे के बाहर जाकर खड़े हो गए और अंदर से कुछ आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगे, पर अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। फिर उन्होंने की होल से अंदर की ओर झांका, लेकिन ज़मींदार की पत्नी पलंग पर शांति से ही बैठी हुई थी। वो दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ खा रही हो। फिर वो दोनों वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गए। करीब 1 घंटे के बाद ज़मींदार की पत्नी कमरे से बाहर आई और किचन में चली गई। फिर 10 मिनट बाद वापस आकर उसने फिर से खुद को कमरे में बंद कर लिया। ये सारी चीज़ें देखकर वो सारे दोस्त थोड़ा हैरान होते, लेकिन उन्होंने इन बातों को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन रात को जब 10 बजे तो आशा फिर से घर के बाहर चली गई और ये पवन ने देख लिया। पवन ने ये बात जाकर अपने दोस्तों को बताई। तब तक ज़मींदार घर नहीं आया था। कबीर ने कहा कि उन्हें उसका पीछा करने के बजाय एक बार उसके कमरे में देखना चाहिए कि शायद कुछ पता चल जाए। उसकी बात सबको ठीक लगी, इसलिए वो पांचों उसके कमरे में गए और जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा उनके होश ही उड़ गए। सबकी आंखें जैसे कि बाहर आ गईं और डर के मारे सबके पसीने छूट गए। ऐसा क्या देख लिया उन लोगों ने? आखिर क्या था आशा के कमरे में? ऐसा कौन सा राज छुपा हुआ था आशा के कमरे में जो पांचों दोस्तों ने जान लिया और उनके होश ही उड़ गए? अब ये जानने के लिए आपको कहानी के लिए दूसरे पार्ट का इंतज़ार करना होगा, तभी तो आप लोग जान पाएंगे कि आगे कहानी में क्या हुआ। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।